हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके रिस्पांस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। आप डेली आंसर राइटिंग सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने जो आंसर राइटिंग की जो एक आर्ट है, जो आपके डेली प्रैक्टिस पे निर्भर करती है, वह आप काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। कई सारे बच्चे अपने डेली बेस पे आंसर राइटिंग करके हमें सबमिट करते हैं। आप भी इस पहल का हिस्सा बनिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर व्हाट्सएप चैनल है, हमारा हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स हम आपको आपके आंसर को प्रोवाइड करेंगे, आपका रिव्यू देंगे कि कहाँ पर क्या सुधार करने की आवश्यकता है, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो डेली हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं जिसमें हम एक मॉडल स्ट्रक्चर उसका डिस्कस करते हैं कि क्या की पॉइंट हैं, क्या किस प्रकार से आप अपने आंसर की डिजाइनिंग कर सकते हो। तो इसमें आपको समझकर अपने शब्दों में और जो आपने पढ़ा है, जो रिसोर्स आपके हैं, उसके माध्यम से अपने आंसर की प्रस्तुति देते हो। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन की जो एक आधार है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, हम उसको डिमांड को समझते हुए अपने आंसर की फॉर्मेटिंग करेंगे। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि evaluate the progress and challenges in the implementation of biotechnology researches and development projects in Bihar, focusing on agriculture, healthcare and environmental conservation। ये तीन चीजें हैं जिसको आपको आधार बनाना है, जिसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है, जस्ट मिनट, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिहार में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जो प्रगति है और उसकी चुनौतियां हैं उसका मूल्यांकन करना है। तो यह क्वेश्चन आपका, चूंकि क्वेश्चन के तीन डायमेंशन है, जिसमें आपके कृषि सेक्टर में, स्वास्थ्य देख आपके हेल्थ सेक्टर में और पर्यावरण संरक्षण में बायोटेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वह विकास परियोजनाएं किस प्रकार से एक प्रगति दिखा रही हैं और उसकी चुनौती क्या है, उसके संदर्भ में अपने अपने आंसर की फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप देखेंगे कि कोई भी तकनीक होती है, उसका इस्तेमाल इस रूप में होता है कि उससे लाभ भी होता है, लेकिन अगर संयमित इस्तेमाल ना हो तो वह एक नुकसान भी क्रिएट करती है। तो वह आपकी चुनौती के रूप में हो जाती है। और जो लाभान्वित क्षेत्र है, जिसमें अगर आप हम देखें कृषि के क्षेत्र को पहले उठाते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो फसल सुधार हुए हैं, विभिन्न जीन मॉडिफाइड फसलों द्वारा, जो एक तकनीक होती है जीन मॉडिफाइड तकनीक, उसमें विभिन्न फसलों को समाहित करके उसमें कुछ एडिटिंग करके जो पौधों की है या फिर वो जो फसलों की प्रजाति है, उसमें संशोधन किया जाता है और उसके जो उत्पादन है और उत्पादन के साथ साथ उसकी पर भी प्रभाव पड़ता है। और एक विशेष गुणवत्तापूर्ण जो फसल है वह उसका आधार तैयार होता है। तो फसल सुधार इसमें होता है, जिसमें हम देखते हैं। तो आपके इसमें कृषि में फसल सुधार आप लिख सकते हैं। की पॉइंट में जनरल आइडिया डिस्कस कर देता हूँ, आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने शब्दों में उसको स्ट्रक्चरिंग कीजिए। तो पहला, कृषि क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका है, देखते हैं। कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विकास जो है वह किस रूप में है। पहला आपका पॉइंट हो जाएगा फसल सुधार। फसल सुधार जैसे हमने देखा, विभिन्न जीन मॉडिफाइड जो तकनीक है उसके द्वारा फसलों के कुछ इनपुट डाल के बैक्टीरियल, जिस प्रकार से आप देखें बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हो गया, बीटी गाजर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसपे वर्क चल रहा है और काम किया जा रहा है, जो एक बेहतरीन और उत्पादपूर्ण जो फसल है उसके रूप में अपने डेवलपमेंट को निर्धारित कर रहा है। तो फसल सुधार हो गया। बीज उत्पादन, की बीज में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक उन्नत बीज तैयार करना, ताकि प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता दोनों बढ़े, इस रूप में है। तो बीज उत्पादन जो है उसमें सुधार हो रहा है।
बीज उत्पादन, जैसे बिहार ने चावल, मक्का और विभिन्न सब्जियों के संकर किस्मों में जो बायोटेक फसलों की गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे कृषि उत्पादकता और किसानों की आय और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो आपके जो उत्पादन है वह बढ़ते हैं, जो किसान हैं उनकी आय बढ़ती है, और इसमें आपका जो खाद्य सुरक्षा है वह सुनिश्चित होता है। तो बीज उत्पादन में वृद्धि होती है। जैविक नियंत्रण, यह फसल चूंकि एडिटेड होता है, जीन एडिटेड होता है, तो इसका जो एक इस रूप में भी संकल्पना की जाती है कि जो विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हैं, जैव उर्वरक हैं, या माइक्रोबियल जो इनोकुलेंट हैं, उससे इसमें सहायता मिलती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, ताकि जो केमिकल इनपुट है वह कम से कम हो सके, और जो एक जैविक आक्रमण होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी मात्रा को कम किया जा सके। तो जैविक नियंत्रण इसमें देखा जाता है। जैविक नियंत्रण, यह इसके प्रगति है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, तो चुनौतियों के रूप में आप देखेंगे कि बेसिक स्तर पर जो इसके डेवलपमेंट को लेकर एक जो आधारभूत ढांचा होता है उसकी कमी देखने को मिलती है, जिसमें जो अनुसंधान संस्थान को लेकर एक आइडियल प्लेस कहाँ हो सकता है, और फिर कैसे लोगों को उसको जोड़ा जाए, और लोग अवेयर होंगे तभी जाके उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसमें अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन कर सकते हैं। तो बुनियादी ढांचा और सुविधाएं जो है वह इस रूप में कमी है, चुनौतियां इसको हम देखते हैं। चुनौतियां क्या हैं? बुनियादी ढांचा और आधार। बुनियादी ढांचा और आधार। बुनियादी ढांचा और आधार इस रूप में है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि उन्नत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संचालन के लिए जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे, अनुसंधान सुविधाओं और जैव प्रौद्योगिकी जो प्रयोगशाला होती हैं उनके संस्थापना में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसी में है जागरूकता और एडॉप्टेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं जागरूकता और एडॉप्टेबिलिटी। लोगों के स्तर पर भी इसमें चुनौतियां निर्मित होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बिहार में बायोटेक जो फसल हैं उनके परीक्षण, व्यवसायीकरण और उनको मार्केट तक ले आने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और इसके बारे में जो एक सीमित जागरूकता है और इसकी जो एडोप्टेबिलिटी होती है उसके संदर्भ में वर्क जो होता है वह कम किया गया है, और लोग उसको किस रूप में अडॉप्ट करते हैं इसकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इसके संदर्भ में चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं, देखी गई हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है आपका नियामक और जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क होता है, रेगुलेशन फ्रेमवर्क। रेगुलेशन फ्रेमवर्क इस रूप में होता है कि विभिन्न प्रकार को उसको मार्केट संचालन के लिए, परीक्षण के लिए, व्यवसायीकरण के लिए, ये सारी चीजों में जो नौकरशाही प्रक्रियाएं हैं और विभिन्न प्रकार के जो रेगुलेशन है वो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो ये सारी चुनौतियां कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की जो भूमिका है उसको सीमित करती हैं, चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत होती हैं। क्वेश्चन का हमारा जो सेकेंड पार्ट था जिसपे हम देखें तो अगर क्वेश्चन का आपका जो सेकेंड पार्ट था, हमने कृषि क्षेत्र को देख लिया। स्वास्थ्य देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं क्या क्या हैं उसके संदर्भ में देखते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। स्वास्थ्य क्षेत्र में
जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। इसमें जो प्रगति हुई है आप इसको देखेंगे किस रूप में, प्रगति के रूप में। तो चूंकि यह एक आधार तय करता है, यह मूलभूत जो डेवलपमेंट होती है, जिसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनके निदान को लेकर जो डेवलपमेंट है, टूल किट उनके माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो रोग निदान में जो टीबी है, मलेरिया है, डेंगू जैसे जो बीमारियां हैं, उनके लिए आणविक निदान किट, बायोसेंसर और पॉइंट ऑफ केयर संबंधी जैसी जो सुविधाएं हैं, उसके डेवलपमेंट में सहायता मिली है। तो रोग निदान के संदर्भ में वृद्धि हुई है। रोग निदान इसमें जो है डेवलपमेंट हुआ है, विभिन्न प्रकार के जो आणविक टूल किट हैं और आपके केयर ऑफ पॉइंट हैं, उसका विकास किया गया है इस तकनीकी क्षेत्र में। विभिन्न प्रकार के ड्रग ऐसे हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियां जो हैं उनका विकास किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के संक्रामक रोगों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग हैं और जो कैंसर और चयापचय संबंधी जो विकार हैं, उनके जो संबंधी जो चुनौती है उसमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के जो ड्रग हैं उनका उनका डेवलपमेंट, दवा विकास या फिर हम कह सकते हैं औषधि विकास। दवा विकास या औषधि विकास इसी में है आपका कि जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, उसकी उसमें भूमिका इनकी उत्तीर्ण हुई है इस तकनीक के माध्यम से। सार्वजनिक स्वास्थ्य में, जिसे हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं, इसको आप लिख सकते हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका, लोग इससे एक्सेस करने लग गए हैं। और जो विभिन्न प्रकार के रोग निदान हैं उसमें लोगों को एक सहयोग मिला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका, यह तो इसके प्रगति है। चुनौतियां क्या क्या इसकी हैं? चुनौतियों में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना है, उन्नत डेवलप हॉस्पिटल जो है उनकी कमी है, और डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता होती है, वह कम है। ये सारी चुनौतियां इस रूप में आती हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना जो है वह चुनौती है इस रूप में। यह इसकी प्रगति थी। चुनौती देखते हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं। तो पहला है आपका स्वास्थ्य अवसंरचना। स्वास्थ्य अवसंरचना जिसमें लैक ऑफ हॉस्पिटल की कमी होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो वर्तमान टूल चाहिए होते हैं उसकी कमी होती है। इसके अलावा सेवाओं तक पहुंच, सड़कों का आपसी कनेक्टिविटी नहीं होता, तो अधिकतर मरीज जो होते हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। तो ये कनेक्टिविटी, सीमित स्वास्थ्य सेवा, ये सारी चुनौतियां उभर कर सामने आती हैं इस संदर्भ में। मानव संसाधन, जैसे मैंने कहा, डॉक्टरों की कमी होती है। इसके अलावा कुशल जो पेशेवर डॉक्टर हैं उनकी कमी है, साथ ही शोधकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होती है। कहीं कहीं देखा गया है, गांव में ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि एक बड़े हॉस्पिटल में 2 लोग के दम पे वह हॉस्पिटल चल रहा है। तो यह कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है सोचने को लेकर। इस पे आप अपने आंसर को डिजाइन कर सकते हैं कि चुनौती इस रूप में सामने आती है। फिर सामर्थ्य और पहुंच। सामर्थ्य और पहुंच से तात्पर्य यह होता है कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और सेवाओं की सामर्थ्य और पहुंच में बिहार में कमजोर आबादी के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। खासकर सीमित वित्तीय संसाधनों, जिनके पास पैसे की कमी है, जो जिनके पास वित्तीय संसाधन जो है वह सीमित हैं, और विभिन्न प्रकार की जो बुनियादी देखभाल सुविधाएं हैं उनकी कमी है, उनके लिए यह चिंता का विषय है। तो इस रूप में हमने इसकी चुनौतियां देखा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, मानव संसाधन और सामर्थ्य और पहुंच में इसकी जो चुनौती है उभर कर सामने आती है। हेल्थ सेक्टर में इसको हमने देखा।
क्वेश्चन का जो तीसरा पॉइंट था आपका, जिसमें हमने देखा कि पर्यावरण संरक्षण में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, पर्यावरण संरक्षण में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। कृषि हमने देख लिया, स्वास्थ्य देखभाल देखा। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिहार में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के बारे में बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं किस प्रकार से प्रगति और चुनौतियां लेकर आई हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी इंटरेस्ट कम दिखाते हो, तो इसमें एक चुनौती भरा कार्य ये है कि हम पॉइंट को समराइज करते हुए अपने आंसर को डिजाइन करते हुए जाएं। अगर हम इस पे बताने के लिए तो 1-1.5 घंटा भी कम है, लेकिन कंपाइल फॉर्म में अगर हम बता रहे हैं तो आपको की पॉइंट देते हैं, उस की पॉइंट को आधार बनाते हुए आप अपने आंसर को डिजाइन करते हो, लिखते हो। यह आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है और आपको भी कम टाइम में अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की जो क्षमता है वह विकसित होती है। तो देखते हैं, थर्ड पॉइंट इसका था, जो पर्यावरण संरक्षण में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, चुनौती और उसकी चुनौतियों को, इसकी जो प्रगति है और चुनौती के रूप में। तो अगर हम देखते हैं तो प्रगति इस रूप में हुई कि बायो रिमेडिएशन पद्धति आई है, जिसमें जो आपके अपशिष्ट हैं, उस अपशिष्टों का जो निस्तारण होता है वह प्रदूषित प्रदूषित जो स्थल है उसकी सफाई के रूप में, अपशिष्ट जल उपचार के रूप में, और मिट्टी का एक जो गुणवत्ता होती है उसको तय करने के रूप में भी यह प्रौद्योगिकी काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम बायो रिमेडिएशन कहते हैं। तो आपके पर्यावरण में बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से सहायक होता है। पर्यावरण में पर्यावरण में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका। जस्ट मिनट, पर्यावरण में बायो टेक्नोलॉजी की भूमिका। प्रगति किस रूप में हुई है, जैसा हमने चर्चा किया, बायो रिमेडिएशन जो है, इस पद्धति के माध्यम से जल अपशिष्ट जो है उनका निस्तारण किया जाता है, जल अपशिष्ट जो है उनका निस्तारण किया जाता है। तो प्रगति हुई है आपकी बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन जिसमें प्रदूषित जो स्थल है उनकी सफाई, जल अपशिष्ट उपचार, और मिट्टी के लिए भी जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है उसके संदर्भ में यह काफी कारगर साबित होता है। इसी में देखेंगे तो जैव विविधता संरक्षण के रूप में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैव विविधता संरक्षण के रूप में, जैव विविधता संरक्षण के रूप में, जैव विविधता संरक्षण के रूप में, जिसमें हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता है, जो आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन है, आपके सतत डेवलपमेंट को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो एक हैबिटाट आवश्यक होता है उसको डेवलप करके हम इस उसके जो एक लंबी अवधि के लिए उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो इस रूप में यह तकनीक इस्तेमाल होती है बायोटेक्नोलॉजी का, जो डेवलपमेंट है। चुनौतियां अगर देखते हैं इसके संदर्भ में, बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में चुनौतियां क्या हैं, तो यह इस रूप में उभर कर सामने आता है। देखते हैं चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौती में सबसे बड़ा ये होता है कि प्रदूषण नियंत्रण, क्योंकि प्रदूषण का जो सोर्स है, प्रदूषण के जो इनपुट हैं वह काफी वास्ट है। बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक कारखाने, यह सारे जो हैं प्रदूषण के स्रोत हैं। और इनके इनके माध्यम से एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण जो है निस्तारित किया जाता है नदियों में, समुद्र में। और अगर निस्तारण की विधि प्रॉपर हो तब तो इसका डेवलपमेंट इस रूप में समझ में आता है कि चीजें कम प्रयास से अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जब ह्यूज मात्रा में पोल्यूशन को निस्तारित किया जाता है और उसके लिए कोई बचाव सुरक्षा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तो यह बहुत बड़ी चुनौती होता है तकनीक के क्षेत्र में इसमें।
तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी भी अपनी जो हाथ है उसको सीमित कर लेता है, और यह प्रदूषण जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो प्रदूषण नियंत्रण में, जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण क्षरण से जो संबंधित चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है, और उसमें जो निवारण है, जो समन संबंधी जो विधियां हैं वह कारगर सिद्ध नहीं होती हैं। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं वो जो नीति ढांचा है, जो एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क पॉलिसी है कि किस प्रकार से किसका निस्तारण होना चाहिए। क्योंकि प्रदूषण अलग अलग होते हैं, आपके पर्यावरण प्रदूषण में एटॉमिक प्रदूषण भी आएंगे, आपके पर्यावरण प्रदूषण में जो जैविक प्रदूषण है वो भी आएंगे, औद्योगिक क्षेत्र से निकले हुए प्रदूषण भी आएंगे। तो ये उनका विस्तार बड़ा होता है। उसके लिए एक नियम और रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, जो नीति ढांचा का अभाव होता है, और पर्यावरण में जो प्रदूषण होते हैं वह निस्तारित किए जाते हैं। इसी में एक पॉइंट आता है क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण में पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी संचालन जो परियोजनाएं हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार में शोधकर्ताओं, पर्यावरणविद और नीति निर्माताओं की विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास की पहल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर वर्क करते हैं, और बेहतरीन तरीके से अपने इनपुट देते हुए कि ये प्रोसीजर अपना के हम पर्यावरण प्रदूषण की जो वृद्धि है उसको कर सकते हैं, उसके संदर्भ में शोध करने के संदर्भ में इसकी आवश्यकता है और इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये आपके चुनौतियां और हमने प्रगति देखा पर्यावरण क्षेत्र में। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और आपके पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या हो सकती है, उसके संदर्भ में प्रगति क्या हुई है, चुनौती क्या हुई है, ये आपका एक आउटलेट था इस क्वेश्चन का। अब कुल मिलाकर आप जो इसका कंक्लूजन लिखोगे, क्या लिखोगे कि कुल मिलाकर बिहार में जबकि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को लागू करने में प्रगति की है। तो आपका कंक्लूजन जो होता है, जो प्रगति का क्षेत्र है, जो वर्तमान स्थिति है उससे कनेक्ट करते हुए आने वाले भविष्य के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो इस क्षेत्र में इन्होंने प्रगति की है। चुनौतियां भी इसमें हैं, जिसमें बुनियादी ढांचों की सीमाएं हैं, नियामक बाधाएं हैं, जागरूकता अंतराल है, जिसे हमने कहा कि जो जागरूकता इन द सेंस कि लोग अवेयर और अडेप्टेबिलिटी के सेंस में जो अंतराल है, जो गैप है, उसको फुलफिल करने की चुनौतियां, और संसाधन बाधाएं, यह चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है कि इसमें अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके माध्यम से जो प्रदूषण उत्पन्न होते हैं उसका निस्तारण किया जाए। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है उसको बढ़ावा देना और मानव संसाधन की क्षमता को बढ़ाना, यह सारे प्रयास किए जा सकते हैं। यह सारे प्रयासों के माध्यम से आपकी जो चुनौतियां हैं वह सीमित होंगी और आप इस पर बेहतर वर्क कर पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर की डिजाइनिंग है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अपने आंसर आप लिखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें उत्साह मिले और आप भी अपनी तैयारी को एक अंतिम मुकाम तक हमारे साथ लेके चल पाए, क्योंकि यह हमारा प्रोग्राम अब आने वाले आपके फाइनल सिलेक्शन तक रुकने वाला नहीं है। और हम विभिन्न प्रकार के जो क्रिएटिव वर्क हैं, जो इनोवेटिव वर्क हैं, अपनी टीम के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एक मुकाम तक ले जाइए। थैंक यू सो मच।